Hi everyone. After doing the hydrides physical properties, now we move on to 15, 16, 17, 18 physical properties of elements. देखिए यहाँ पे अभी elements की बात कर रहे हैं हम. If you go to the group 15 elements first, group 50 elements में elements कौन कौन से नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ. ठीक है. अब सबसे पहले एटॉमिसिटी क्या है इनका. एटॉमिसिटी मतलब कितने एटम्स है मॉलिक्यूल में. से नाइट्रोजन इज डायटोमिक, phosphorus is tetraatomic, arsenic is also tetraatomic. उसके बाद एंटीमनी इज टेट्राएटॉमिक whereas bismuth is मोनोएटॉमिक. ठीक है. नाइट्रोजन डायटोमिक, फिर नेक्स्ट तीन टेट्राएटॉमिक और फिर बिस्मथ मोनोएटॉमिक. ठीक है. सिर्फ नाइट्रोजन गैस है, बाकी सब के सब सॉलिड्स है. क्यों ऐसा? बिकॉज ऑफ द एनॉमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन. हेड एलिमेंट है ना ग्रुप 15 का. इज दिस क्लियर? नाउ आई गो टू रेडियस. रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा, हेंस नॉट अ गुड क्वेश्चन. डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. मास भी बढ़ता है, वॉल्यूम भी बढ़ता है, मास डोमिनेट करता है. इसके लिए मास अपॉन वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसके लिए डेंसिटी भी बढ़ रहा है. इसके लिए ग्रुप 15 डाउन द ग्रुप इंक्रीज डेंसिटी. ग्रुप 15 एलिमेंट्स का नॉर्मली रेंज होगा -3 टू +5. अगेन रिपीट, ग्रुप 15 का रेंज होगा ऑक्सीडेशन नंबर्स का -3 टू +5. ठीक है. अब -3 जो है उसका मतलब है टेंडेंसी टू एक्सेप्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स. ये कौन ज्यादा दिखाएगा? जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा. इसके लिए स्टेबिलिटी ऑफ -3 डिक्रीज होगा, इसके लिए नीचे लिखा हुआ है. ठीक है. इसके लिए -3 देखो यहाँ पे है. अब +5 +3, ये दो. +5 इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट. जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं इन हेवियर एलिमेंट्स, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर प्रीडोमिनेंट बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट. Hence stability of +5 decreases and +3 increases. As we move down, stability of lower oxidation state goes on increasing. Inert pair effect is the heavier element showing an oxidation number 2 units less than the group oxidation number. As we go down, radius बढ़ेगा, 4/3 pi r cube भी बढ़ रहा है. Metallic character also goes on increasing down the group. Okay, catenation, self-linking tendency also. I go to decreases now, which ionization energy will decrease. Radius बढ़ रहा है, ionization energy कम होगा. Minded group 15 will have a very high I because of NS2 NP3 as per Hund's rule. half filled configuration है, इसके लिए काफी अच्छा एनर्जी लगेगा इसको निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को. इसके लिए ionization energy ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीज होगा, नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाए. Stability of -3 will decrease because electronegativity decreases. -3 मतलब वापस रिपीट कर रहा हूँ, tendency to accept electrons. Tendency to accept electrons will directly depend on electronegativity. Electronegativity का trend down the group decrease होता है, इसलिए stability of -3 का भी decrease होगा. +3 और +5 कैसे डिसाइड किया? इनर्ट पेयर इफेक्ट से. ठीक है. अब कैटिनेशन की बात करता हूँ. कैटिनेशन इज सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी. सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी एज वी गो डाउन द ग्रुप, सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी कम होते जाएगा. ठीक है. अब नॉन मेटालिक नेचर, एज यू गो डाउन मेटालिक नेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो नॉन मेटालिक नेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा. अब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे कोई भी क्या कहते हैं, एक फिक्स्ड पैरामीटर नहीं है डिसाइड करने के लिए. इसके लिए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एलिमेंट्स के केस में आपको याद रखना पड़ेगा. कोई एक रीजन नहीं है, मल्टीपल पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट. इसके लिए ये ट्रेंड दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा इसको. ठीक है. तो ग्रुप 15 में हमने क्या क्या किया? सबसे पहले एलिमेंट्स कौन कौन से, इसको निक्टोजेंस बोलते हैं. नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ. एटॉमिसिटी क्या है? 2 4 4 4 1. एटॉमिसिटी मींस नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल. एटॉमिसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल. ठीक है. अब रेडियस इंक्रीज होगा क्योंकि साइज बढ़ते जाएगा एज यू गो डाउन. डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. मास भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है. मास पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ रहा है क्योंकि मास डोमिनेट करता है. वैल्यू से समझ में आया ये. ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज होगा -3 टू +5. ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज होगा -3 टू +5. -3 कौन दिखाएगा? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा. -3 क्योंकि एक्सेप्टिंग टेंडेंसी हुआ. +3 कौन? +3 +5 इनर्ट पेयर इफेक्ट. एज यू गो डाउन, कैन आई से स्टेबिलिटी ऑफ +5 विल डिक्रीज एंड स्टेबिलिटी ऑफ +3 विल इंक्रीज. मेटालिक कैरेक्टर बढ़ते जाएगा. आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा. समझा कैसे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी
Now one more thing over here, nitrogen -3 to +5 का रेंज दिखाएगा. नाइट्रोजन का मैक्सिमम कोवैलेंस, कोवैलेंस मतलब कितने मैक्सिमम बॉन्ड्स बना सकता है. मैक्सिमम कोवैलेंस नाइट्रोजन का 4 होगा. 4 क्यों सर? नाइट्रोजन का मैक्सिमम कोवैलेंस 4 इसके लिए होगा क्योंकि उसके पास 4 ही ऑर्बिटल्स है आउटर मोस्ट शेल में. सर कौन से वो 4 ऑर्बिटल्स? अगर मैं एकदम सिंपल बता दूं तो 2s2 और 2p3 होता है नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन. तो अगर आप ध्यान से देखो, ये नाइट्रोजन का आउटर शेल हुआ, तो उसमें 4 ही ऑर्बिटल्स है, इसके लिए उसका मैक्सिमम कोवैलेंस 4 ही होगा. सर कोई एग्जांपल दो जहां पे नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, NH4+. कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स को भी गिनते हैं हम कोवैलेंस में, तो N H H H और ये आपका यहाँ पे एक और H+ को डोनेट कर रहा है. ठीक है. So nitrogen's maximum covalence is 4, whereas its maximum oxidation number is 5. So 5 का example दे दीजिए. HNO3 is the example where nitrogen is +5. HNO3 is the example where nitrogen is +5. Clear है? वापस repeat कराओ. देखो 2s2 2p3 होता है, मतलब यहाँ पे एक बॉक्स और यहाँ पे 3 बॉक्स. इसके लिए इसका मैक्सिमम कोवैलेंस कितना है? 4. और एग्जाम्पल है अमोनियम आयन. अमोनियम आयन कैसा होता है? ये अमोनियम आयन है विद लोन पेयर ओवर हियर. लोन पेयर डोनेट होता है H+ को. ठीक है. अब मैं इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करता हूँ. मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है +5. सर मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या है वो भी बता दो. -3 और +5, ये इसका रेंज हो गया -3 to +5. और ये 4 क्या है सर? ये 4 इज नथिंग बट द मैक्सिमम कोवैलेंस ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ बॉन्ड्स दैट इट कैन मेक मैक्सिमम इन अ मॉलिक्यूल 4, whereas the elements below it can show a covalence more than 4 because of the presence of d orbital. Because of the presence of what? D orbital. For example, phosphorus is, can I say phosphorus is 15, means neon 3s2 3p3, and this is very important, empty d orbital. Empty d orbitals. Hence phosphorus can show a covalence more than 4, whereas nitrogen cannot show a covalence more than 4. Clear है ये? So maximum covalence of nitrogen भी clear है आपको. मैक्सिमम कोवैलेंस ऑफ नाइट्रोजन इज 4. रेंज भी क्लियर है आपको ये. ओके. ग्रुप 15 के बारे में सब कुछ लिख दिया आपने. ये देखिए, एक पेज लीजिए, हेडिंग दे दीजिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15, और ये सब कुछ लिख दीजिए ग्रुप 15 में. मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको बोला, याद रखना है आपको. ये मल्टीपल पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है. ग्रुप 16 पे आ जाते हैं. ग्रुप 16 आल्सो कॉल्ड एज chalcogens over there. जनरल कॉन्फिगरेशन NH2NP4. पहला ऑक्सीजन डायटोमिक है, S8 Se8 ऑक्टाटोमिक है. ठीक है. TePO मोनोएटॉमिक ओवर देयर. ठीक है. पहला गैस है, बाकी सब के सब क्या है? सॉलिड है. जैसे ग्रुप क्या कहते हैं 15 में था, नाइट्रोजन गैस था, बाकी सब नीचे क्या थे? सॉलिड्स थे. नाउ रेडियस डाउन द ग्रुप यहाँ पे इंक्रीज होगा. ठीक है. डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. मास बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, लेकिन मास ज्यादा बढ़ रहा है कंपेयर टू वॉल्यूम. हेंस मास पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ता है, इसलिए डेंसिटी बढ़ रहा है ग्रुप 16 में. अब यहाँ पे ग्रुप 16 NS2NP4 कॉन्फ़िगरेशन होता है. इसका रेंज होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज -2 to +6 जनरल रेंज हो जाएगा. -2 मतलब एक्सेप्टिंग टू इलेक्ट्रॉन्स का टेंडेंसी. ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा आपका बेसिकली -2 विल डिपेंड डायरेक्टली ऑन, कैन आई से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है, इसके लिए -2 भी क्या होगा? डिक्रीज होगा. समझाइए. एक्सेप्टिंग टेंडेंसी होता है, तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा -2 दिखाने का टेंडेंसी दिखाएगा. अब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? यहाँ पे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है +6. मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +6 ओवर हियर. और इनर्ट पेयर इफेक्ट से आपको पता है कि डाउन द ग्रुप +6 का स्टेबिलिटी कम होगा और +4 का स्टेबिलिटी बढ़ेगा. +6 का स्टेबिलिटी कम होगा, +4 का स्टेबिलिटी बढ़ेगा बाय इनर्ट पेयर इफेक्ट. ठीक है. स्टेबिलिटी ऑफ +6 डिक्रीजेस एंड +4 इंक्रीजेस इनर्ट पेयर इफेक्ट से. मतलब पोलोनियम विल शो द हाईएस्ट टेंडेंसी टू शो +4. सर क्या ऑक्सीजन +6 दिखा सकता है? नहीं, ऑक्सीजन नहीं दिखा सकता है +6, क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल नहीं है. तो सर ऑक्सीजन कौन कौन सा ऑक्सीजन स्टेट दिखा सकता है? ऑक्सीजन कैन शो -2 generally in most of the compounds. It can show -1 in peroxides, it can show -0.5 in superoxides, and it shows 0 in elemental state. Also it can show +1 +2 when combined with fluorine.
फॉर एग्जाम्पल इन OF2 एंड O2F2। क्लियर है? ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजन सिर्फ इतने ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं, -2 जनरली दिखाएगा सब कंपाउंड में, जैसे कि H2O। -1 कब दिखाएगा? पेरोक्साइड्स में, जैसे Na2O2 H2O2। -1 कहाँ पे दिखाएगा? सुपर ऑक्साइड्स, मतलब KO2 RbO2 CSO2। 0 किस में दिखाएगा? O2 में। +1 किस में दिखाएगा? O2F2 में, फ्लोराइड्स में, क्योंकि फ्लोरीन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसलिए इसको -1 देना पड़ेगा। +2 कहाँ पे आएगा? OF2 में, फ्लोरीन वहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसलिए ऑक्सीजन प्लस हो जाएगा वहां पे। क्लियर है ये ऑक्सीजन के बारे में? तो ऑक्सीजन +2 के आगे जा ही नहीं सकता, +4 ऑक्सीजन नहीं दिखाता है। क्लियर है आपको ये? ओके, डिक्रीजेस में आयोनेशन एंथैल्पी कम होगा। ऑब्वियस है, आयोनेशन एंथैल्पी कम क्यों होगा? आयोनेशन एंथैल्पी क्योंकि रेडियस बढ़ रहा है, तो आयोनेशन। एक अच्छा क्वेश्चन है, ग्रुप 15 और ग्रुप 16 के आई को कंपेयर करो। आई ऑफ ग्रुप 16 एंड ग्रुप 15, आई ऑफ ग्रुप 15 एंड ग्रुप 16 कंपेयर करो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के। ये होता है NH2NP3 और ये होता है NH2NP4। तो भले हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो आयोनेशन एंथैल्पी क्या होता है? लेफ्ट टू राइट जाने पे आयोनेशन एंथैल्पी बढ़ते जाता है। आयोनेशन एंथैल्पी बढ़ता है लेफ्ट टू राइट जाने में। तो एक्चुअली ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बिकॉज हाफ फील्ड इज वेरी स्टेबल। लेफ्ट टू राइट जब हम जा रहे हैं 15 to 16, ये NH2NP3, ये NH2NP4 है, तो लॉजिकली NH2NP4 जाना होना चाहिए, क्योंकि साइज छोटा हो रहा है। बट ग्रुप 15 की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसके लिए इसका आयोनेशन एनर्जी ग्रुप 15 का करस्पॉन्डिंग ग्रुप 16 एलिमेंट से ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, नाइट्रोजन इज मोर देन ऑक्सीजन, फॉस्फोरस इज मोर देन सल्फर। पीरियोडिक टेबल में भी किया है हमने ये, प्लीज नोट करते रहना ये सब। ठीक, अब जाते हैं कैटिनेशन पे। कैटिनेशन में आ जाते हैं वापस। कैटिनेशन में सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है। ऑक्सीजन का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है, इसलिए यहाँ पे रिपल्शन हो जाता है और ऑक्सीजन और सल्फर में स्विच हो जाता है। सर ये आपने क्या सिखाया? अभी मैंने ये सिखाया कैटिनेशन। वापिस रिपीट करता हूँ, ऑक्सीजन का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है, इसके लिए ऑक्सीजन ज्यादा सेल्फ लिंकिंग नहीं दिखा सकता है सल्फर से। सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम बहुत बड़े साइज में, इसके लिए उनका कैटिनेशन होना ऑक्सीजन से भी डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, अब मैं जाता हूँ नेक्स्ट स्टेप, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब एनर्जी रिलीज्ड, ये होना चाहिए एक्चुअली। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन का साइज वापस बहुत छोटा है, इसके लिए ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन में जब इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाएंगे तो ऑक्सीजन रिपल्शन दिखाएगा, रिपल्शन दिखाएगा, इसके लिए ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन ऐड करना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसके लिए ऑक्सीजन का EgE सबसे आगे हो जाता है। ऑक्सीजन का EgE सबसे ज्यादा होता है, माइंडेड सबके सब EgE नेगेटिव होते हैं, सबके सब EgE नेगेटिव होते हैं। क्यों EgE नेगेटिव होते हैं? बिकॉज दिस इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड। वापस रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिए आप। EgE की मैं बात कर रहा हूँ, EgE। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? EgE, द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन बेसिकली व्हाट डू यू ऐड ओवर देयर? यू ऐड एन इलेक्ट्रॉन टू अ न्यूट्रल गैसियस एटम। ठीक है, EgE इज, हाँ अब देखिए, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होना चाहिए एक्चुअली, लेकिन ऑक्सीजन लास्ट में चले जाता है बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन फेसेस रिपल्शन फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, हेंस ऑक्सीजन गोज टू द एंड। सर एंड में क्यों जाता है? अब ये एक्सपेरिमेंटली हमें समझ में आता है कि वो वैल्यू से कि हमें कि वो एंड में जाता है। सबके सब वैल्यूज नेगेटिव होते हैं, सबके सब वैल्यूज नेगेटिव होते हैं। अब मैं एक और चीज डिस्कस करता हूँ, वो है सेकेंड EgE की। सेकेंड EgE मतलब energy associated when the second electron, when an electron is added to an anion. I can repeat, it is the energy associated when an electron is added to an anion. In all the cases when you add an electron to an anion, can I say anion is negatively charged? Electron is also negatively charged. When a negative electron tries to enter a negative zone over there, can I say it will face a repulsion? So you have to supply energy for that electron to be added. Hence second EG is always, I can say that it is always positive. Second EgE is always positive.
This is a very important question for competitive exams, EGE का order. So they will give you basically values like this: -100, -150, -200, -250, and -300. Assigned to oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium. Now you tell me, how will you look at this? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम। सबसे पहले ऑर्डर देखिए, सबसे ज्यादा कौन सा है? सल्फर है। इसके लिए आप सल्फर इसको दोगे। सर माइनस को देखना है क्या? नहीं, माइनस को नहीं देखना है। माइनस साइन ये दिखा रहा है सिर्फ कि वो एनर्जी रिलीज्ड है। फिर इसके बाद इसको क्या देंगे हम? सेलेनियम यहाँ पे आएगा, यहाँ पे टेलुरियम आएगा। ओ, ऑक्सीजन को -100 मतलब सबसे कम वैल्यू देगा। हाँ बिल्कुल क्लियर है ये। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है ये, बेसिकली कैटिनेशन एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वेरी इंपॉर्टेंट ओवर देयर। Melting boiling point group 16 में as you go down the group it goes on increasing with a switch between the last two. रीजन कुछ नहीं दिया एनसीईआरटी में, सिर्फ वैल्यू से मैं आपको बता रहा हूँ कि बेसिकली वो इंक्रीज होता है, लास्ट दोनों में स्विच है, तो आपको याद रखना है ये। एक और बात देख लेते हैं हम क्या क्या किया हमने यहाँ पे। देखिए अगर मैं ये स्लाइड देखूं, अब सब कुछ एक बार कॉपी कर लीजिए, फिर मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूँ आपको। ग्रुप 16 एलिमेंट्स NH2 NP4 होगा, क्लियर है ये। ऑक्सीजन डायटोमिक है, सल्फर सेलेनियम जो है ऑक्टा एटॉमिक है, बाकी दोनों मोनो एटॉमिक है। तो पहला गैस है, बाकी सब क्या है? सॉलिड है। अब रेडियस बहुत सिंपल था, इंक्रीजेस। रेडियस कोई नहीं पूछेगा, डेंसिटी भी कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि ग्रुप 15, 16, 17, 18 सब में रेडियस बढ़ते ही जाने वाला है। तो सर रेडियस कहाँ से पूछेंगे? याद करो, एस ब्लॉक में हमने एक्वेस मीडियम के बारे में बात की थी। एक्वेस मीडियम में रेडियस डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। ग्रुप 13 में हमने देखा था, ग्रुप 13 में ही ना, एल्यूमिनियम और गैलियम में स्विच हो जाता है रेडियस में, बराबर ना? हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ +4 +6 -2, यहाँ पे -2 किस पर डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। और +4 +6 कैसे डिसाइड किया है? ग्रुप 16 का मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट +6 होता है, +6 होता है, इसके लिए डाउन द ग्रुप +6 का टेंडेंसी कम होते जाएगा, डाउन द ग्रुप +4 बढ़ते जाएगा। मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। कैटिनेशन बहुत ही ब्यूटीफुल पॉइंट है, ऑक्सीजन ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन में आपको रिपल्शन मिलता है, इसके लिए सल्फर ज्यादा होता है ऑक्सीजन से। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में ऑक्सीजन सबसे लास्ट ले जाता है बिकॉज ऑफ द रिपल्शन ओवर देयर। सर एक में आपने इसको सेकंड में डाल दिया, एक में इसको लास्ट में डाल दिया, ये कहाँ से समझ में आता है? ये वैल्यू से हमें समझ में आता है बेसिकली। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है विद द स्विच बिटवीन द लास्ट टू। ग्रुप 16 क्लियर है आपको? फिर मैंने आपको ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में बताया था, कौन कौन से दिखाते हैं वो। ग्रुप 15 और ग्रुप 16 में किसका आई ज्यादा होगा? क्लियर है, ग्रुप 15 का आई ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन ओवर देयर। चलो ग्रुप 17 पे आ जाता है। ग्रुप 17 में एलिमेंट्स अगर हम देखें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ठीक है। अब ध्यान सुनना, ये एक अकेला ग्रुप है पी ब्लॉक में जो हम डिस्कस करें, जहाँ पे गैस, लिक्विड, सॉलिड सब कुछ प्रेजेंट है। जहाँ पे गैस, लिक्विड, सॉलिड सब कुछ प्रेजेंट है। देखिए सर गैस कौन से है? फ्लोरीन, क्लोरीन। ब्रोमीन क्या है? लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। आयोडीन क्या है? आयोडीन, एसिडीन सब सॉलिड है एट रूम टेम्परेचर। Only group in the entire periodic table where you have solid, liquid and gases. ठीक है। अब अगर मैं कलर्स की बात करूं, फ्लोरीन का कलर जो है वो पेल येलो है, क्लोरीन ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन रेड एंड आयोडीन वायलेट ओवर देयर। ठीक है। अब रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मली इंक्रीज होता है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। साइज बढ़ रहा है और बढ़ते जा रहा है, और उससे वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ रहा है। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, मास भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, मास डोमिनेट करता है, इसके लिए डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, तो पूरा मास पर यूनिट वॉल्यूम हो रहा है, इसके लिए डेंसिटी बढ़ रहा है। ग्रुप 17 का रेंज जो है वो है, मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, ग्रुप 17 ऑक्सीडेशन स्टेट को डिस्कस कर लेता हूँ। ग्रुप 17 का जो रेंज है वो क्या होगा? ग्रुप 17 का रेंज है -1 to +70, एग्री ऑन दैट?
It is what? -1 to +7 over there. So I write over here it is -1 to +7. ठीक है, लेकिन फ्लोरीन जो है सिर्फ -1 दिखाएगा बिकॉज इट्स द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और वो 0 दिखा सकता है। क्यों 0 दिखा सकता है सर? क्योंकि F2 फ्लोरीन और कुछ भी नहीं दिखाएगा, बाकी सब एलिमेंट्स -1 टू +7 दिखाएगा। अब -1 की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप क्या होगा? डिक्रीजेस। सर +7 और +5 के बारे में बात करो, +7 डिक्रीज होगा, +5 इंक्रीज होगा। दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट? इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है सर, क्या आप सब ग्रुप्स एक बार बता सकते हो कैसे हो रहा है? ये सब ग्रुप्स में देखिए कैसे हो रहा है। अब मैं यहाँ पे 15 लिखता हूँ, यहाँ पे 16 लिखता हूँ और यहाँ पे 17 लिखता हूँ। इसका रेंज क्या है सर? -3 टू +5। सर इसका रेंज क्या है? -2 टू +6। ठीक है, इसका रेंज क्या है? -1 टू +7। ठीक है, अब रेंज लिख दिया मैंने। अब -3 क्या होगा बताओ? यहाँ पे डिक्रीज होगा, -2 यहाँ पे डिक्रीज होगा, यहाँ पे -1 डिक्रीज होगा बिकॉज ऑफ व्हाट? डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप। समझ में आए? +5 डिक्रीज होगा, +6 डिक्रीज होगा, और यहाँ पे क्या डिक्रीज होगा? +7 डिक्रीज होगा। क्यों? अब बताओ। बिकॉज एज यू गो डाउन, हेवियर एलिमेंट्स आर मोर स्टेबल इन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ +3 की। +3 क्या होगा? +3 यहाँ पे डिक्रीज होगा, यहाँ पे +4 सॉरी 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 +3 यहाँ पे इंक्रीज होगा। आई एम सो सॉरी, +4 भी इंक्रीज होगा और +6 भी इंक्रीज होगा। आई एम सो सॉरी फॉर दिस हैंडराइटिंग। आई होप आपको लेकिन फिर भी समझ में आया। ठीक है, क्लियर है ये? तो मैंने आपको ऑक्सीडाइज्ड स्टेट्स क्लियर करवा दिया है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्लियर है, इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है नॉन मेटालिक नेचर का। एक और पॉइंट जो है यहाँ पे वो है ऑक्सीडाइजिंग पावर। दिख रहा है आपको ऑक्सीडाइजिंग पावर? ये रहा ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर में आपका जो रेंज वो होता है, वो बेसिकली होता है F2 मोर देन Cl2 मोर देन Br2 मोर देन I2। ठीक है, ये क्लियर है आपको? फिर इसका मतलब क्या? अब ध्यान से सुनना ये टॉपिक को। इसका मतलब ये है फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज क्लोरीन, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। मतलब सर इज दिस रिएक्शन पॉसिबल? Is this reaction is possible? Fluorine will oxidize chloride, मतलब ये जो -1 है इसको क्लोराइड को कन्वर्ट कर देगा क्लोरीन में, और खुद ठीक है सर, is this reaction possible? F2 plus KBr. Yes, this reaction is also possible. Please keep copying this. क्यों पॉसिबल है सर? क्योंकि फ्लोरीन एक स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है देन ब्रोमीन, हेंस इट कैन ऑक्सीडाइज ब्रोमीन फ्रॉम -1 to 0, और खुद क्या हो जाएगा? खुद हो जाएगा रिड्यूस। क्लियर है ये? Next, sir, is this reaction possible? F2 plus Ki. You tell me if is this reaction possible? F2 plus Ki. -1 में है ये, -1 to 0. Yes, it is possible because fluorine is the strongest reducing agent. अब इसको बहुत अच्छे क्वेश्चन में ऐसे लिखते हैं, which of the following reaction is feasible? This is called as a feasible reaction, मतलब it can occur. What can occur is fluorine can oxidize minus iodide to iodine gas and itself get reduced to fluoride ion. Is this clear? Now let me talk about bromine. Now chlorine. Is this reaction possible? You tell me which reactions are possible over here. First reaction possible नहीं है, second and third is possible. क्यों? क्योंकि देखिए क्लोरीन जो है वो सिर्फ ब्रोमीन और आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है, वो फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है। क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट ब्रोमीन की बात करूं मैं, ब्रोमीन प्लस NaF, इज दिस possible? Bromine plus NaCl, is this possible? And bromine plus NaI, is this possible?
bromine with NaF is not possible with NaCl, is not possible with NaI. It is possible. Possible meaning it is a feasible reaction. So what will happen over here? You will get over here NaBr plus I2 plus what? I2. Clear है ये? Next I2 with NaF, NaCl, NaBr. बहुत सिंपल चीज है, बताओ. नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल. सब जगह पॉसिबल ही नहीं होगा. क्लियर है आपको ये? ओके, नाउ टेल मी अबाउट दिस रिएक्शन. ध्यान से बताना ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं. F2 plus NaCl, is this reaction possible? Yes. अब सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ. Is this reaction possible NaCl plus F2? सेम ही पूछा है सर आपने. यस इट इज पॉसिबल. अब कुछ लोगों का दिमाग ये होता है, यहाँ पे फ्लोरीन होना चाहिए, यहाँ पे क्लोरीन होना चाहिए. ये भी ध्यान देना मैं कैसे बोल रहा हूँ. ये भी पॉसिबल है, ऐसा जरूरी नहीं है. आपको पहले हैलोजन को दिखना है. हैलोजन और हलाइड को आइडेंटिफाई करने आना चाहिए. दोनों एक ही रिएक्शन है. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ F2 plus NaI, इज दिस पॉसिबल? आप बताओ ये. फिर ब्रोमीन प्लस NaF, इज दिस पॉसिबल? आप बताओ. फिर आयोडीन प्लस NaF, इज इट पॉसिबल? फ्लोरीन प्लस NaI पॉसिबल है. ब्रोमीन प्लस NaF नॉट पॉसिबल. I2 प्लस NaF नॉट पॉसिबल. क्या आपको ये समझा है कंसेप्ट? इसको बोलते हैं फिजिबल रिएक्शंस. नॉन फिजिबल रिएक्शन आइडेंटिफाई करने आना चाहिए आपको. क्लियर है ये कंसेप्ट? हाउ टू आइडेंटिफाई which can oxidize what over there. तो आपको क्वेश्चन आएगा, 4 रिएक्शन दे देंगे और पूछेंगे which of the following is a feasible reaction, which of the following is not a feasible reaction. तो ये ऑक्सीडाइजिंग पावर जो यहाँ पे है काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग पावर हो गया. अब मैं जाता हूँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टर्टीन, ये ऑर्डर होना चाहिए. क्यों सर ये ऑर्डर होना चाहिए? फ्लोरीन का साइज छोटा है, इसके लिए इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट करके इनर्ट गैस बन जाएगा. लेकिन फ्लोरीन का साइज जरूरत से ज्यादा छोटा है. when because of its very small size, what happens? It faces a repulsion over there. Because it faces a repulsion over there, there is a switch between fluorine and chlorine. Hence, in the entire periodic table, chlorine is more than fluorine. In the entire periodic table, chlorine is more than fluorine. Is this very clear? And in the entire periodic table, chlorine is the most element having the most negative EG. सबके सब EG नेगेटिव होगा. आप इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखिए. मैंने आपको वैल्यूज दे दिया, -100, -150, -160, -170 और -185. And remember, halogens have the highest EG in the entire periodic table. मतलब halogens first 5 rankers अगर आपको दे दिया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, तो सबसे ऊपर ये दोनों ही होने चाहिए. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये सभी होने चाहिए हमेशा, बिकॉज ये सबसे ज्यादा है पूरे पीरियोडिक टेबल में. क्लियर है आपको? ये समझ में आया आपको? ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज यू हैव टू टेल मी किसको क्या असाइन करूंगा मैं. सबसे ज्यादा कौन है? क्लोरीन है, इसके लिए ये यहाँ पे आएगा. फिर क्या आ जाएगा? आपको माइनस साइन नहीं देखना है. फ्लोरीन इसको मिल जाएगा. यहाँ पे क्या आ जाएगा? ब्रोमीन आ जाएगा. यहाँ पे क्या आ जाएगा? आयोडीन आ जाएगा. यहाँ पे क्या आ जाएगा? एस्टेटीन आ जाएगा. क्लियर है आपको ये? EGE की बारे में बात कर रहे हैं. EGE, एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल गैसियस एटम. ठीक है, इसके बाद EG, ये रहा वो टॉपिक जो मैंने अभी डिस्कस किया. EGE बहुत इंपॉर्टेंट है ये. वेरी इंपॉर्टेंट ओवर देयर, वेरी इंपॉर्टेंट ओवर देयर, एंड दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ओवर देयर. बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. ओके, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड. फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड स्ट्रांग होता है कि क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड स्ट्रांग होता है? अब देखिए, स्मॉल साइज बेटर हो जाता है. फ्लोरीन फ्लोरीन ज्यादा होना चाहिए. लेकिन क्या होता है? फ्लोरीन इज टू स्मॉल इन साइज, हेंस there is a repulsion over there in fluorine hence it is difficult to break chlorine as respect to
यहाँ पे लिख देता हूँ, एक मिनट, ब्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन, हम ये चार को कंपेयर करें। अब सुनिए, फ्लोरीन, फ्लोरीन में क्या हो जाता है कि बहुत छोटा साइज है, इसके लिए वहां पर रिपल्शन होता है। अब ये रिपल्शन की वजह से ये हो जाता है कि वो जो बॉन्ड होता है वो बहुत इजीली ब्रेक हो जाता है। फ्लोरीन फ्लोरीन मॉलिक्यूल को ब्रेक करना इजी हो जाता है बिकॉज दो फ्लोरीन एटम्स के जो क्लाउड्स है वो एक दूसरे जो मतलब बेसिकली वो बहुत वीक हो जाता है, टू स्मॉल साइज ओवर देयर। तो सर सबसे ज्यादा एनर्जी किसको लगेगा ब्रेक करने को? क्लोरीन, क्लोरीन बॉन्ड को। फिर सर ब्रोमीन को, ओ हो, फिर फ्लोरीन को, और फिर आयोडीन को। सबसे ज्यादा एनर्जी आपको किसके लिए लगेगा? क्लोरीन के लिए। और फिर किसके लिए लगेगा? ये तुम लोग को समझा, ये क्या बोला मैंने अभी कि नहीं समझा कुछ भी? मैंने ये कौन से टॉपिक एक्सप्लेन किया? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसका है? क्लोरीन का है। फ्लोरीन क्यों पीछे चलेगा? बिकॉज टू स्मॉल साइज है, हेंस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, हेंस यू कैन इजीली ब्रेक द बॉन्ड ओवर देयर। समझा है आपको ये जो पॉइंट्स है काफी इंपॉर्टेंट है सर, एक बार वापस बता दीजिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे, मैं बता देता हूँ वापस आपको। देखिए, एक बार मैं स्टार्ट करता हूँ स्टार्ट से। ग्रुप 17 को हैलोजेंस भी बोलते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, नियोनियम। ठीक है, ये एलिमेंट्स थे हमारे। पहले दो मेरे जो है गैस है, फिर लिक्विड है, और फिर बाकी सब सॉलिड्स है। रेडियस बढ़ता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। अच्छा क्वेश्चन, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का ग्रुप 17 के हैलोजेंस में से नहीं, एलिमेंट्स में से आ जाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ +7 क्या होगा बताओ? +7 डिक्रीज होगा, +5 क्या होगा? इंक्रीज होगा। समझा है आपको? ओके, आयोनेशन एंथैल्पी डिक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ में आया, डिक्रीज। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में देयर इज अ स्विच बिटवीन फ्लोरीन एंड क्लोरीन, इसके ऑर्डर समझ में आया? क्लोरीन मोर देन फ्लोरीन, मोर देन ब्रोमीन, मोर देन आयोडीन। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में भी फ्लोरीन पीछे चले जाता है, ब्रोमीन के भी पीछे चले जाता है। सर ये ब्रोमीन के भी पीछे क्यों? यहाँ पे ये तो हमें वैल्यू से ही समझ में आया है। क्लियर है आपको? ये ग्रुप 17 भी। अब सर इंपॉर्टेंट क्या क्या आपने, ये एक इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, और ये इम्पोर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट चीजें है ये। फिजिबल रिएक्शंस हमने देखे थे कैसे निकालते हैं। ग्रुप 18 पे आ जाते हैं लास्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज में। ग्रुप 18 जो है, सबसे पहले हम देख लेंगे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन और ऑर्गेनिजॉन ओवर देयर। ऑल ऑफ दीज आर मोनोएटॉमिक गैसेस। ठीक है, रेडियस बढ़ता है, समझ में आएगा। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट दोनों बढ़ेगा क्योंकि साइज बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, लंडन फोर्सेस बढ़ेगा, इसके लिए इंटरेक्शंस बढ़ेगी, इसके लिए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एनर्जी रिलीज व्हेन यू कन्वर्ट इट इनटू वेपर्स ओवर देयर। ऑब्वियसली जिसका साइज ज्यादा होगा उसका एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन भी ज्यादा हो जाएगा। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन मतलब लिक्विड टू गैस में जब आप कन्वर्ट कर रहे हो वेपर्स बनाने के लिए जो एनर्जी लगेगा, तो आप सोचिए जिसमें ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, किसको इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं? जिसका साइज बहुत बड़ा रहेगा। ठीक है, जिसका साइज बहुत बड़ा रहेगा उसको आप बहुत इजीली लिक्विफाई कर पाओगे। ये टॉपिक, ये जो कंसेप्ट है, मैं आपको ये स्टेट्स ऑफ मैटर में एक्सप्लेन करूंगा। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, जिसका साइज ज्यादा रहेगा वो ज्यादा बॉन्ड्स बनाएगा। जिसका साइज ज्यादा रहेगा वो ज्यादा बॉन्ड्स बना सकता है। सर कौन से फोर्सेस के बारे में बात करो? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो फोर्सेस है ये है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, सॉरी सॉरी सॉरी, ये फोर्सेस हो जाएगा, हाँ बिल्कुल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। डाइपोल क्यों कि हम, सर क्वेश्चन क्या है, सॉरी क्वेश्चन क्या है, नियॉन और नियॉन एंड वाटर के बीच में कौन से फोर्सेस होते हैं? ठीक है, तो कैन आई से दिस इज डाइपोल। ठीक है, डाइपोल, और ये क्या हो जाएगा? वाटर डाइपोल। अगर ये इसके बाजू में आ जाएगा तो ये बन जाएगा इंड्यूस्ड डाइपोल। क्लियर है ये? वाटर क्या है? डाइपोल, और नियॉन क्या है? इंड्यूस्ड डाइपोल। अब सुनिए ध्यान से। अब एच, नियॉन एंड वाटर के फोर्सेस स्ट्रांग हो गए कि हीलियम एंड वाटर के फोर्सेस स्ट्रांग हो गए? अब आपको ये समझना है, एकदम सिंपल चीज है। वाटर खींच रहा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। वाटर क्या कर रहा है? खींच रहा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। किस में से? नियॉन या हीलियम में से। अब हीलियम का साइज बहुत छोटा है, इसके लिए वो अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बहुत स्ट्रांगली बॉन्ड करके रखता है। इट इज वेरी स्ट्रांगली बॉन्डेड टू द सेंट्रल एटम ओवर देयर। नाउ इन नियॉन, in helium sorry, now in neon the size is bigger over there, hence the bonding is very weak to the outermost shell over there, hence it can be easily attracted by water, uh, uh, the dipole over there.
हीलियम एंड वाटर, नियॉन एंड वाटर। H2O को खींचना है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। हीलियम और नियॉन में कौन ज्यादा इजीली पोलराइजेबल है वो हम साइज से देखते हैं। नियॉन का साइज बड़ा है, इसके लिए उसमें से हम आराम से खींच सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। इसके लिए उसमें हम आराम से खींच सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है। सो अगर मुझे पूछा कि डाउन द ग्रुप स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल इंड्यूस डाइपोल को क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल इंड्यूस डाइपोल बढ़ते जाएगा। क्यों बढ़ते जाएगा? क्योंकि साइज ऑफ द इनर्ट गैस विल गो ऑन इंक्रीजिंग एंड इट इज वेरी इजीली इट कैन बी इजीली पोलराइज्ड। जिसका साइज बड़ा होता है वो बहुत इजीली पोलराइज हो जाता है एक डाइपोल से। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ये सब जो है ना, ये सब के सब नॉन डाइपोल्स है। अगर उसको डाइपोल के बाजू में रखा तो कौन इजीली पोलराइज, किस पे इजीली चार्ज इंड्यूस होगा, इसका साइज बड़ा होगा। ठीक है, तो यही मेरा पॉइंट है सॉल्युबिलिटी इन वाटर में। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ते जाएगा, इसके लिए सॉल्युबिलिटी इन वाटर विल गो ऑन इंक्रीजिंग। आयनेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज होते जाएगा। ability to diffuse, can I say smaller gases will diffuse very easily over there? Smaller gases will diffuse very easily over there. Helium, which is the smallest in size over there, can easily diffuse over there. In fact, you can relate this in a much better way with molecular weight. Lesser the molecular weight, more the diffusion. And there is also proportionality over there. The proportionality is nothing but rate of diffusion is inversely proportional to square root of molecular weight. Rate of diffusion is inversely proportional to square root of molecular weight. This is called as Graham's law of diffusion. This will be done in states of matter also, but you can just note it down over here that rate of diffusion is inversely proportional to square root of molecular weight. Graham's law of diffusion. Is this clear? So group 18, very simple over there. Now, this is the summary of the entire two lectures, two videos that you have seen of physical properties over there. I have summarized this in just one page over here. सर ये क्या है? ये है आपके एलिमेंट्स यहाँ पे, सॉरी, ये आपके यहाँ पे एलिमेंट्स है, ये आपके एलिमेंट्स है यहाँ पे। फिर ये ग्रुप 15 हाइड्राइड्स है, ग्रुप 16 एलिमेंट्स है, ग्रुप 16 हाइड्राइड्स है, ग्रुप 17 एलिमेंट्स है, ग्रुप 17 हाइड्राइड्स है, और ये ग्रुप 18 है एलिमेंट्स। सब कुछ मैंने यहाँ पे समराइज कर दिया है। ठीक है, अच्छे से प्लीज एक पेज पे भी लिख देना वापस, तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ये ग्रुप 15, 16, 17 के बारे में जितना भी दो वीडियोस में सिखाया था, ये एक पेज में मैंने समराइज कर दिया। मैं आपके साथ ये शेयर भी कर दूंगा। थैंक यू सो मच।